नमस्कार मित्रों। ज्योत्सना जी पे आधारित इस श्रृंखला में आज 10वीं कड़ी है और आप लोगों का स्वागत है। इसमें इतना सुंदर अनुभव अब तक रहा है कि हमारे घर में तो एक उत्सवी वातावरण है कि हर शाम किसी नई आवाज, नए स्वर को सुनने का उत्साह, और इतने सुंदर वक्तव्य इसमें, रचना पाठ, संवाद, संस्मरण अब तक हुए हैं कि बहुत स्वाभाविक है मन में यह ख्याल आना कि अगर लेखक स्वयं इसे सुन पाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन इसी के साथ ऐसा भी लगता है कि शायद ये संभव नहीं होता। अक्सर ऐसा संभव नहीं हो पाता है। उसका रसास्वादन, उसका अप्रिसिएशन तो होता है, लेकिन एक तरह से शायद जो एक संपूर्ण दृष्टि से जो एक आकलन कहना चाहिए, उसमें कभी ऐसा लगता है कि शायद, यहाँ मुझे एक विंसेंट वैन गॉग की बात भी याद आ रही है कि कहीं उनको पढ़ते हुए और पूरा जीवन उनका देखते हुए भी यह किताब पर काम करते हुए मुझे ये बात ध्यान आई थी कि शायद कभी कभी कलाकार स्वयं अपने काम और उसके रसिकों, पाठकों, श्रोताओं के बीच एक बाधा सा बन जाता है, और वो जब उनके बीच से हट जाता है तो एक भिन्न किस्म से उससे मुलाकात हो पाती है। और ये कहते ही मुझे बकौल ज्योत्सना मिलन के, जो हम पहले सुन चुके हैं, अलेक्जेंडर के पति वक्तव्य और उसके द्वारा रिकॉर्डेड फिल्म में भी की, जो उनका यह कहना था कि होना और ना होना ये दोनों बराबर हैं और इनके संतुलन में ही बात बनती है। और शायद रचना के विषय में भी ये उतना ही सही है जितना जीवन के। और ये जो संतुलन है, इसमें कहीं ये संभव हो पाता है कि शायद जब रचनाकार स्वयं लिख रहा होता है, तब भी ऐसी ही एक प्रक्रिया रचना में होती है, या कहना चाहिए कि एक मुकम्मल कहानी, कथा तभी बन पाती है जब रचनाकार का अपने विषय से ऐसा एक तादाद में होता है कि उनके बीच में फिर रचनाकार भी हट जाता है। और शायद यही प्रक्रिया दोबारा से फिर होती है जब पाठक उस रचना को पढ़ता है, तो वह भी जो एक प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस तभी पॉसिबल होता है जब लेखक उनके बीच से हट जाता है। ये सच है। ऐसा लगता है कि ये इसमें कोई तथ्य है जहां से एक अलग तरीके से हम व्यक्ति को उस दूरी से, उस जरूरी डिस्टेंस से देख पाते हैं, जो कई बार बहुत सारी दूसरी चीजें उसके आड़े आती हैं। यही कमोबेश विषय आज के इस सत्र का भी है, जहां हम एक कथाकार और उस कहानी पर लिखी पटकथा, जो कि एक सिनेमा के लिए दोबारा लिखी हुई कथा हम कह सकते हैं होती है, क्योंकि उस कथा का उस दूसरे माध्यम में रूपांतरण एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। और वह अधिकतर कई बार, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वह पटकथा लेखक और कथा लेखक के बीच इस प्रक्रिया के दौरान अगर वो इससे जुड़े हुए नहीं हैं तो कई बार बहुत अलगाव भी पैदा हो जाता है और कथाकार उससे जुड़ नहीं पाता जो पटकथा में उसका रूपांतरण किया गया है सिनेमा के लिए। और ये दोबारा एक तरह से उसका पुनर्जन्म भी कथा का, मुझे लगता है, होता है एक दूसरे माध्यम में उसको लाने के लिए जरूरी है। और वो बड़ी ही एक सटल प्रोसेस है, बड़ी ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत दो दृष्टियों का जुड़ना एक ही दृष्टि में
बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ना होने से कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारा साहित्य और सिनेमा का जो संबंध है वो अलग अलग तरीके से इससे प्रभावित होता है, और कई बार वो बात जो कथा में होती है वो सिनेमा में नहीं आ पाती है, और कई बार इसका उल्टा भी होता है। तो ये प्रश्न भी कई दफा उठते हैं कि क्या कहानी में ऐसा क्या तत्व होता है जो उसे सिनेमा के लिए मुफीद बनाता है या नहीं बनाता है। अब इसकी भी बड़ी जटिल रचना प्रक्रिया है, और आज हम इसको थोड़ी सी कोशिश करेंगे देखने की। हालांकि ये जो कथा उनकी है, ये मैंने एक फिल्म बनाई थी जो अपने विद्यार्थी काल में मेरी डिप्लोमा फिल्म थी। वो है तो एक बहुत पुरानी फिल्म है जिसकी कॉपी भी बहुत अच्छी नहीं है, करीबन 20-21 साल पुरानी फिल्म है, और पहली फिल्म है, छात्र जीवन की फिल्म है। तो उसे उस तरह से नहीं देखा जा सकता इस दृष्टि से कि मुकम्मल हुई कि नहीं, क्योंकि हम खुद सीख रहे थे उस समय। लेकिन ये जो अनुभव था साहित्य और सिनेमा के बीच में एक संवाद का पुल बनाने का, वो प्रक्रिया वहां से शुरू हुई थी, और मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अविस्मरणीय वो प्रक्रिया है, क्योंकि मैं पहली बार ये काम कर रही थी, और उस उनकी कहानी थी, और उसके साथ किस तरह की छूटें ली जा सकती हैं, नहीं ली जा सकती हैं, ये उतना ही कठिन था जितना किसी भी और रचनाकार के साथ होता है। ऐसा नहीं था कि अरे ये तो हमारी घर की हैं तो कहानी को किसी भी तरह तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो उसको लेकर एक बहुत मन में ये भी था कि कैसे इनको कैसा लगेगा और कैसा है, और उनके लिए भी पहली प्रक्रिया थी। तो ये शायद इससे कुछ मजा आए कि हम इस कहानी को पहले पढ़ें, जो एक जगह नाम की कहानी है, और उसके बाद उनके साथ जो इसको लेके संवाद हुआ था कथा और से पटकथा का जो रूपांतरण है, और फिर फिल्म का उसका कुछ आभास मैं अब तक शायद पहुंचा पाऊंगी। तो पहले मैं कोशिश करूंगी कि कहानी को आप तक पहुंचा सकूं कहानी की तरह, और फिर उसके बाद इस संवाद की कुछ बानगियां जो हमारे बीच में इस प्रक्रिया के दौरान हुई, और उसके बाद फिर वह डिप्लोमा फिल्म जो कि करीबन 20-21 मिनट की फिल्म है, वो आप लोग उसके बाद देख सकते हैं। तो इस कहानी का नाम है जगह, और ये अधिकतर जो हमने अभी तक उनकी कहानियों की बातें अब तक आई हैं कथा साहित्य में, मुझे थोड़ी अलग किस्म की कहानी है, क्योंकि ये जो हमने तक बात की उसमें एक बहुत ही छोटी सी चीज को लेकर जो कि बहुत ही दैनंदिन और ऑर्डिनरी किस्म की है, लेकिन वो छोटी सी चीज से कितनी सारी एक बहुत बड़ी पिक्चर सामने आती है, उसका ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है। कहानी का नाम है जगह। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह पत्र को कहाँ रखे। पत्र को जेब में लिए लिए वह घर भर में घूमता रहा, किसी ऐसी जगह की तलाश में जहां से वह न किसी को दिखाई दे, न किसी के हाथ आए, लेकिन वह जब चाहे आसानी से उसे निकाल ले। यूं तो इसके लिए पत्र का न दिखाई देना भी पर्याप्त हो सकता है। दिखता हुआ अकेला कहीं पड़ा पत्र किसी को भी आमंत्रित कर सकता है। इसलिए किसी चीज के भीतर या नीचे उसका छिपाया जाना आवश्यक था, किसी ऐसी चीज के भीतर या नीचे जो आमतौर पर अपनी जगह से उठाई या खोली ना जाती हो। फिर भी इस आशंका से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं कि घर का कोई भी कभी भी उस चीज को उठा या खोल सकता है। यो घोषित रूप से तो वह उसी का कमरा था। उसका कमरा होने का मतलब यह कतई नहीं था कि घर के अन्य लोगों का प्रवेश वहां निषिद्ध हो। रात को छोड़ अमूमन घर का कोई भी कभी भी उस कमरे में आ जा सकता था, बल्कि दिन में चाहे तो कोई सो भी सकता था। रात को हालांकि उसके अलावा उस कमरे में कोई दूसरा नहीं सो सकता था। उसमें राशि, रज्जन और स्वाति भी शामिल थे। जब वह कमरे में हो तो कमरे में कोई धड़ल्ले से नहीं घुस सकता था, सिवाय रज्जन के। रज्जन को उसने चलते शायद ही कभी देखा हो। उसके पैर सदा दौड़ने की मुद्रा में ही याद आते, कितनी भी कम दूरी हो।
एक जगह से दूसरी जगह वह दौड़ कर ही पहुंचता है। चलने जितना धीरज उसके पैरों को था ही कहाँ। रज्जन अगर किसी ऐसी चीज को उठाएगा भी जिसके नीचे पत्र हो, तो वह उसे देखेगा भी नहीं, जैसे पत्र कोई चीज हो ही नहीं। उठाई गई चीज को वह फिर से रख देगा अपनी जगह ज्यों का त्यों। उसकी दुनिया में पत्रों ने अभी प्रवेश किया ही नहीं था, इसीलिए वहां उनके लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसी वजह से पत्र को उससे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, सिवाय इसके कि वह उसे उठाए और कागज की तरह बरते, यानी उससे छुर्रे वाली नाव या स्टीमर या विमान जैसा कुछ बना डाले, या फाड़कर उसकी चिंदियां हवा में उड़ाकर उन्हें उड़ता हुआ देखने का प्रलोभन उसके मन में जाग जाए। कमरे में लकड़ी की एक पुरानी काले रंग की अलमारी थी, 4 खानों वाली। उसमें राशि के, उसके, रज्जन के और स्वाति के कपड़े थे। पेटी में कपड़े रखने से पहले जैसे अखबार या कपड़ा बिछाया जाता था, अलमारी के हर खाने में भी बिछता था। इसी वजह से पेटी में बिछे कागज के नीचे बहुत सारी चीजों के छिप सकने लायक जगह होती है। वैसी ही गुप्त जगहें अलमारी के खानों में भी अपने आप ही निकल आई थी। अपनी पेटियों को तो ताला लगाकर बंद किया जा सकता था और चाबी को पल्ले के या जेब के जिब में किया जा सकता था। अलमारी में ताला तो था, मगर उसमें 4 लोगों के कपड़े और चारों के गुप्त स्थान थे। इसलिए उसका अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समयों पर कई कई बार खोला जाना उसकी नियति थी। उसके दिन रात खुला रहने की यही एक वजह थी। चाबी फिर भी सदा ताले में खुसी रहती, जैसे वह ताले के वहां होने की गवाही दे रही हो। पूरे घर को बंद करके जाने की स्थिति में ही अलमारी के भी बंद होने की नौबत आती थी। कपड़ों के नीचे बिछे अखबारों तले छिपी गुप्त जगहों के रहस्य का पता पेटी के मामले में पेटीदारी के अलावा शायद ही किसी को चल पाता था। वह जगह सिर्फ पैसा छिपाने की तिजोरी ही भर नहीं थी, सही माने में वह गुप्त खजाने जैसी ही कोई चीज थी, जिसमें पैसों और गहनों के अलावा तस्वीरें, पत्र, पूरी तरह से खराब हो चुकी पुरानी चौकोर घड़ी, सलाइयां, पासबुक, सुआ, नए निब की प्रतीक्षा में टूटे निब वाला पेन जैसा कुछ भी हो सकता है। कमरे में आकर खास तौर पर पत्र ढूंढने वाला व्यक्ति ऐसा ही कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे पता हो कि उसके पास कोई पत्र आया है, और जो ढूंढने आएगा वह किस जगह को छोड़ देगा। इस पर आठों पहर खुली पड़ी रहने वाली अलमारी के खाने तो खोज का सबसे पहला निशाना होगी। इसलिए न केवल अखबार के नीचे वाली जगह को, बल्कि पूरी अलमारी को ही पत्र के लिए कतई सुरक्षित नहीं माना जा सकता। पलंग के नीचे पड़े गर्म कपड़ों के बक्से में भी पत्र को छिपाया जा सकता है, इसलिए भी कि वह बहुत कम खुलता है। आमतौर पर शुरू जाड़ों में या शुरू गर्मियों में एक बार पहनने के लिए और दूसरी बार रखने के लिए। बारिश में तो बक्से को बिना खोले भी कपड़े सीले सीले रहते हैं। खोलने पर नमी अच्छे से कपड़ों में बैठ जा सकती है, इसलिए उसके खुलने की संभावना नहीं है, ऐसा मान लिया जा सकता है। इसी विचार के साथ साथ उसके मन में इसे काटते हुए 2 परस्पर विरोधी वजहें भक्त से उजागर हो गईं। एक तो यही कि यों तो बारिश अब उतार पर है और आज बादल भी इक्के दुक्के ही नजर आ रहे हैं, तब भी इस बीच दोनों तरह की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता कि अचानक शून्य में से घने बादल उतर आए, कि धुआंधार पानी बरस जाए, कि अम्मा को शॉल की और बाबूजी को गर्म कुर्ते की ही जरूरत पड़ जाए। दूसरे यह भी कि इस बीच 2-4 दिन अच्छी चटक धूप निकल आए और उसे देखकर अम्मा या चाची का मन गर्म कपड़ों को धूप दिखाने का हुआ है। इसीलिए गर्म कपड़ों के इस बक्से पर भी नहीं किया जा सकता कोई भरोसा पत्र के मामले में। कमरे में एक बड़ा भारी पलंग भी था और उस पर 2 मोटे मोटे गद्दे बिछे थे। पलंग के सबसे बाहरी कोने में 2 गद्दों के बीच चाबियों के गुच्छे की एक निश्चित जगह थी।
चाबियों को रखने के इस अपेक्षाकृत कम गुप्त स्थान का पता घर में लगभग सभी को था, एक अम्मा को छोड़कर। किसी भी बात पर छत की सीढ़ियां चढ़ जाने वाली अम्मा का ऊपर आना इतना कम हो गया है कि उसे बंद हो गया मान लिया जा सकता है, जाड़ों के 2-4 सबसे ठंडे दिनों को छोड़कर। वरना गर्मियों की कोई भी शाम छत पर गए बिना अम्मा की बीतती ही नहीं थी। नीम के फूलों के रंग रूप और सुगंध का मजा तो अम्मा के बराबर शायद ही किसी ने लिया। अब तो लालच में सीढ़ियों तक जाकर उनके सामने खड़ी होकर ऊपर को जाती सीढ़ियों को देखती हैं। बहुत लंबी लगने वाली उन सीढ़ियों को देर तक देखने के बाद धीरे धीरे वापस लौटकर नीम वाले चबूतरे पर बैठ जाती हैं। रंग रूप दिखे न दिखे, सुगंध की गमक तब भी मिल जाती है। वे जरूर सोचती होंगी सीढ़ियों के सामने खड़ी होकर कि कभी सीढ़ियों को बिना देखे कैसे फलांगती चली जाती थी। उसे भी याद था अम्मा का फलांग कर सीढ़ियां चढ़ना। चाबियों के गुच्छे को रखने के स्थान की खोज यूं तो अम्मा की ही थी, इसलिए उन्हें तो बिना देखे भी पता होगा इस जगह का। पलंग के बकाया तीनों कोनों पर के गद्दे को शायद ही कोई उठाता होगा। पलंग का दीवार की तरफ वाला वह कोना एकदम निरापद हो सकता है। उसने जेब से पत्र को निकाला और उस कोने के ऊपर वाले गद्दे का कोना उठाकर जतन से उसे छिपा दिया। उस हिस्से की चादर को भी अच्छे से खींच कर बिछा दिया। तब कहीं उसने आईने के सामने खड़े होकर तसल्ली से बाल बनाए और सोचा, और वह चैन से खाना खाएगा और निश्चिंत होकर दफ्तर जाएगा। कंघी को जेब में खोसकर बाहर निकलते हुए उसने उड़ती उड़ती नजर पलंग के चिट्ठी वाले कोने पर डाली। 4 में से सिर्फ उसी एक कोने वाली चादर कसकर बिछी थी, बाकी पूरी चादर में सल पड़े हुए थे। इसी कारण वह कोना अलग से दिखाई दे रहा था और कमरे में आने वाले हर व्यक्ति को अलग से दिखेगा। और फिर टुन्नी का क्या ठिकाना? कहीं आज के ही दिन घर भर में बिछे 4 पलंगों की चादरों को बदल डालने का भूत उस पर सवार हो जाए, और जब वह इस पलंग की चादर को खींच कर निकाले तो गद्दे के नीचे दबी चादर के साथ साथ चिट्ठी गद्दे के ऊपर आ गिरे। उस चिट्ठी की तलाश घर में अगर किसी को हो तो वह टुन्नी को ही हो सकती है, और उस तरह होगा यही कि 2 गद्दों के बीच छिपी पड़ी चिट्ठी खुद चलकर उसके हाथों में जा गिरेगी। अब उससे अगर पूछा जाए कि पहले से बताकर क्यों नहीं बदलती तुम चादरें, तो टुन्नी का जवाब कुछ इस तरह का हो सकता है, अरे भैया, पहले से कोई कैसे बता सकता है? अव्वल तो फुर्सत का मिलना ही मुश्किल, और फिर फुर्सत मिल भी जाए तो कहीं मन लापता मिले, यानी मन पहले से ही कहीं को चल दिया हो। और मन न चल दिया हो तो कहीं पूछने की नौबत आने के ऐन पहले ही तुम निकल लिए हो अपने दफ्तर को, अम्मा मंदिर को और चाची आराम को। इसलिए हो तो यह भी सकता है कि इन्हीं दिनों ये सारी स्थितियां जुट जाएं और वह सारी चादरें बदल डाले। इस बार वह पत्र को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। पिछली बार तो चिट्ठी टुन्नी को अलमारी में ठीक सामने ही पड़ी मिल गई होगी, और वो भी ऐन उस वक्त जब वह उसे खोज ही नहीं रही होगी, वरना टुन्नी को ये पता चलने की कोई वजह ही नहीं थी कि राशि ने उसे जोधपुर के किले पर देखा था। राशि जिस दिन लौट कर आई उस शाम टुन्नी उन दोनों के इर्द गिर्द उसी तरह मंडराती रही थी जिस तरह पत्र आने वाले दिन उसके गिर्द मंडराई थी। हर थोड़ी देर बाद पूछती हुई पहुंच जाती थी, किसकी चिट्ठी है भैया? पता नहीं। तो पता करो ना, अभी तक तो तुमने इसे खोला भी नहीं है। मेरे लिए आई होती ना चिट्ठी तो इतनी देर में मैंने उसे कम से कम 10 बार पढ़ डाला होता। हाँ, लेकिन आई तो मेरे पास है ना, यही तो। और एक तुम हो कि उसे खोल तक नहीं रहे हो। अच्छा चलो पढ़ो मत, इतना तो बता दो कि है किसकी। राशि के लौटने की शाम भी वह उसी तरह मंडराती रही थी थोड़ी दूरी पर, जब तक अम्मा चौके से नहीं निकली। उनके निकलते ही टुन्नी चौके की चौखट पर प्रकट हो गई थी। भैया, तुम जादू जानते हो? जादू? नहीं, क्यों? अब देखो ना, सारी दुनिया जानती है
कि तुम यहीं के यहीं थे, शहर में, दफ्तर में, घर में, कि पिछले 15 दिनों से कहीं आए गए नहीं, फिर तुम जोधपुर के किले पर आखिर प्रकट कैसे हो गए? चौखट से ही पूछा था उसने ये सवाल, ताकि भैया मारने को उठे तो कुछ फासला पहले से ही तय हुआ रहे। ना, टुन्नी का कोई ठिकाना है ना भरोसा। सोचते हुए उसने गद्दों के बीच छिपे पत्र को निकालकर जेब के हवाले किया और सीढ़ियां उतर गया। चिट्ठी के लिए जगह खोजने के चक्कर में वह पूरे 45 मिनट लेट हो गया था। ना उसने मायके जा रही राशि से कहा होता पत्र लिखने को, न ये संकट उपस्थित हुआ होता। चिट्ठी तो वह लिखती ही, पिछली बार की तरह। पिछली बार भी कब कहा था उसने लिखने को? पिछली बार पहली बार उसने पत्र लिखा था जबकि शादी के बाद उसका अपने मायके जाना अब तीसरी बार था। वह पत्र लिफाफा था, ऊपर कहीं भेजने वाले का नाम पता नहीं था, सिर्फ पाने वाले का नाम और उसी का पता था। उसने देर तक लिखावट को गौर से देखा था। पहचानी जैसी तो नहीं थी। किसका हो सकता है आखिर वह पत्र? लिखावट दफ्तरी किस्म की भी नहीं थी, यानी छपी हुई, साइक्लोस्टाइल या टाइप की हुई नहीं थी। विशुद्ध हाथ की लिखावट, सुलेख में छोटे छोटे अक्षर। एक बार आशंका मन में उठी कि पत्र किसी स्त्री का तो नहीं। हर लिखावट के अलग होने तक तो ठीक था, मगर क्या स्त्री की और पुरुष की लिखावट भी अलग होती होगी? इस बात की ओर उसका ध्यान पहली ही बार गया था। इतना पता तो कम से कम मोहर से भी लगाया जा सकता था कि पत्र किस शहर से आया है। इस विचार के साथ ही उसने पत्र को पलट कर देखा। सील इतनी फीकी थी कि शहर का नाम उभरा ही नहीं था। वह पत्र को देर तक कुछ इस तरह उलटता पलटता रहा ताकि बिना खुले ही पता चल जाए कि पत्र है तो है किसका। लिफाफे और पत्र को खोलकर सबसे पहले उसने पत्र के अंत को खोजा। आपकी के बाद की जगह से नाम गायब था। जब उसने शुरुआत को देखा तो वहां भी सिर्फ प्रिय था। प्रिय के बाद भी नाम की जगह उसी तरह खाली थी। लिखावट तो वही लिफाफे वाली थी। दो पन्ने दोनों तरफ पूरे भरे थे, यानी कुल 4 पन्ने और 4 हाशिए। उनमें के 2 हाशियों में भी पत्र घुसाया था। अंतिम पृष्ठ वाले हाशिए के सिरे पर लिखा था, आपकी, कुछ ऐसे जैसे लिखने वाले का नाम लिखने की जगह ही न बची हो। शुरू और अंत दोनों सिरों के नाम अदृश्य थे, यानी थे तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक शरीर में पैदा हुई कौंध से उसे पता चल गया कि वह राशि के अलावा किसी दूसरे का तो हो ही नहीं सकता। इससे पहले यानी इन 4 सालों में उसे कभी ये ख्याल तक नहीं आया था कि राशि उसे या वह राशि को पत्र भी लिख सकता है। पत्र लिखने का विचार भी पहले राशि को ही आया और लिखा भी पहले उसी ने। इतना चकित तो वो अब तक कभी हुआ ही नहीं था। उसके मन में आशंका उठी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्र सपने में आया हो। तब इसे बिना एक पल गंवाए जल्दी से पढ़ डालना चाहिए, वरना नींद और सपने के साथ पत्र भी बिना पढ़े गायब हो जा सकता है। आने वाले कई दिनों तक पत्र उसकी जेब में ही रहा आया था। उसमें लिखे शब्दों में राशि की आवाज थी, उसकी छुअन थी। ऐसे किसी पत्र को अपने से अलग करके आखिर कहाँ रख दे, वह समझ नहीं पा रहा था। कमीज पैंट बदलते समय सबसे पहले वह पत्र को नए पैंट की जेब में रखता, उसी के बाद बाकी चीजों का नंबर लगता। पत्र वाली जेब में पत्र के अलावा कुछ और न रहता। बाकी चीजें दूसरी तीसरी जेबों में एक साथ कई कई रखी रहती। पहला पहला पत्र आए के दिनों में वह हरदम किसी अकेले कोने की ताक में रहता। दिन भर में कितनी सारी बार उसे तलाशना पड़ता था एक एकांत कोना पत्र को पढ़ने के लिए। और वह एकांत उसे बस की खिड़की वाली सीट, बगीचे की किसी बेंच, सड़क किनारे की पुलिया, अपने बिस्तर जैसे किसी न किसी जगह पर मिल ही जाता था। और उन दिनों जीवन का राशि के पत्र को पढ़ने के अलावा जैसे कोई मकसद ही बचा नहीं था।
एक दिन अचानक ही पत्र को पढ़कर तहाते समय पता चला कि उसके कोने और तहें मुड़ने तुड़ने लगे हैं। इस जानकारी के साथ ही उसने घबराकर हाथ में के पत्र को जेब के सुपुर्द करने के बजाय अलमारी के सुपुर्द कर दिया, इससे पहले कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। यह आशंका तो उसके मन में उठी ही नहीं कि कोई उसके नाम आए पत्र को पढ़ भी सकता है, जबकि ऐसी आशंका को उसके मन में उठना तो चाहिए ही था। यूं तो यह सही है कि वह अपनी चाची के छोटे से रुमाल में बंधे कई तहों वाले पत्र को बिना पढ़े चाचा तक और चाचा के चाची तक पहुंचा दिया करता था, सिवाय उस एक को छोड़कर जिसे चाची ने उसे मंदिर से लौटते समय मुचड़े रुमाल की शक्ल में उसके हाथ में थमा दिया था। उसने रुमाल समेत मुट्ठी बांधने की कोशिश की तो वह ठीक से बंधी ही नहीं। हथेली में सारे समय कई तहों वाले उस पत्र के कोने गड़ते रहे। चाची ने उसे बताया नहीं था कि रुमाल में क्या है। मेरे हाथ में रुमाल को सरकाते हुए कहा था, अपने चाचा को दे देना। पहली बार मैं किसी लड़की का पत्र लेकर किसी लड़के तक पहुंचाने वाला था। 3 साल बड़े थे चाचा मुझसे। अब 3 साल बड़े हो कि 3 दिन, बड़े तो माने ही जाएंगे। इस पर वे चाचा भी थे। इस नाते अगर छोटे होते तब भी बड़े ही रहते। चाचा के चाचा होने की वजह से ही वह लड़की शादी होने से पहले ही चाची में बदल चुकी थी। चाचा को जो अभी ठीक से जानती नहीं, देखा भी उनको ठीक से शायद ही होगा, ऐसी लड़की ने आखिर चाचा को लिखा क्या होगा? यह जाने बिना वह पत्र चाचा को कैसे दे सकता था? तभी उसे पहली बार इस बात का पता लगा कि अकेले कोने की तलाश कितना कठिन काम है। दरअसल अकेले एकांत कोने की जरूरत उसे तब तक पड़ी ही नहीं थी। चाची का वह पत्र पढ़ना उसे बड़ा भारी डाका डालने की तरह लगा था। इस कार्य को खड़े खड़े कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि तब तक हाथ पैर कांपना शुरू हो चुके थे। इसके लिए सार्वजनिक पार्क की बेंच ही ठीक रहेगी, उसने सोचा। और समय दोपहर 1:30-2 बजे के आसपास का। पत्र को खोलते और पढ़ते हुए हाथ पैरों का कांपना लगातार जारी रहा था और उसे अपने दिल की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही थी कि उसे लगा जरूर सारी दुनिया को सुनाई दे रही होगी। प्राणनाथ से शुरू होने वाले पत्र को वह आपकी तक पूरा पढ़ भी नहीं पाया था। किसी न किसी के कभी भी आ चढ़ने की आशंका ठीक किसी के आ चढ़े होने की तरह लगातार साथ थी। बगीचे की खुली हवा में भी वह तरबतर था। चाची का प्राणनाथ उसे ईश्वर की तरह लगा था, लेकिन चाचा को प्राणनाथ की जगह रखने पर उसमें का ईश्वरत्व गायब हो जाता था। उसने पत्र को फिर से उसी तरह परत दर परत तहाया था और रुमाल के कोनों में लपेट कर बांध दिया था। ऊपर से 2 गठाने भी जड़ दी थी, जैसे 7 चाबी वाला ताला लगा दिया हो। चाची ने तो जहां तक है गठान लगाई ही नहीं थी, यूं ही रुमाल में लपेट कर उसे पकड़ा दिया था। गठान तो उसी ने लगाई थी, और एक नहीं 2 लगाई थी। सुबह दफ्तर जाने तक और शाम को लौटने के बाद कुछ भी करते हुए, जैसे अम्मा से बात करते हुए, खाना खाते हुए, बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हुए, लगातार एक तलाश जारी रहती थी, पत्र के लिए जगह की तलाश। जबकि घर में जगहों की तो कोई कमी नहीं थी। घर में ढेरों चीजें थी, इसलिए ढेरों ठिकाने भी हो सकते थे। हर चीज अपने आप में ही एक ठौर थी। कोने की सिरेमिक टाइल्स के टॉप वाली अटकोनी मेज पर रखा चाबी भरने वाला ग्रामोफोन भी एक सुरक्षित ठिकाना हो सकता है, उसने सोचा। कमरे में उसके होने ना होने का पता कमरे में रिकॉर्ड बज रहा है कि नहीं से लगाया जा सकता था। कमरे में दाखिल होने पर सबसे पहला काम ग्रामोफोन में चाबी देकर रिकॉर्ड चढ़ाने का ही होता था। ग्रामोफोन को लगभग एक सुरक्षित सुरक्षित ठिकाना मान लिया जा सकता था। लगभग इसलिए कि कभी जब चाची को भी ग्रामोफोन की ही धुन सवार हो जाती है और तब वे उसे अपने कमरे की यात्रा पर ले जाती हैं। कभी कभी तो वह उसी दिन उनके कमरे में लौट आता और कभी 2-3 दिन बाद लौटता। चाची को यह धुन इन दिनों नहीं लगेगी, ऐसा दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता था। इसलिए ग्रामोफोन भी उतना विश्वसनीय नहीं हो सकता।
ऐसे ही एक न एक तर्क से हर सुरक्षित लगने वाली जगह आखिरकार असुरक्षित साबित होकर खारिज हो जाती थी और वह कुछ नहीं कर पाता था। अच्छा तो यही होता कि मेरे पास ढेरों पत्र होते, उसने सोचा। पत्रों के इस ढेर के बीच इस पत्र को छिपाना सबसे आसान और सबसे सुरक्षित होता। पत्रों की दुनिया से उसका साबका अपने किशोर दिनों के आरंभ में ही पड़ गया था। फिर भी पत्र लिखने जैसे किसी कर्म से उसका कोई ताल्लुक बना ही नहीं। जैसे पत्र लिखना सिर्फ चाचा चाची जैसे लोगों का ही विशेषाधिकार। राशि इस बार मायके जाने के काफी पहले से यह घोषणा करती चली आ रही थी कि वह अब से कभी उसे पत्र नहीं लिखा करेगी, और हर बार उसने मनाया था कि यह घोषणा गलत साबित हो जाए। इस दफे मायके जा रही राशि को उसने पत्र लिखने को कहा था, न लिखने की उसकी घोषणा के बावजूद। राशि ने कुछ नहीं कहा था। उसने सिर्फ ऐसे देखा था अपने पति को कि चाहे तो वह उसका अर्थ हाँ लगा ले, चाहे तो ना। बहुत दिनों के बाद लिखा था इस बार राशि ने पत्र, और वो भी उसके पत्र के जवाब में। पत्र लिखने की शर्त यही थी कि पत्र को ऐसी जगह रखोगे जहां से वह किसी के हाथ ना लगे। रोज रोज जगह तलाशते और खारिज करते करते इतने दिन बीत गए कि उसके जगह खोज पाने से पहले ही राशि लौट आई। पत्र अब भी जेब में ही था, क्योंकि जेब से अधिक सुरक्षित जगह वह अभी तक खोज नहीं पाया था। तो ये थी कहानी। और ये भी एक बहुत ही छोटी सी किसी घटना को लेकर उसमें से अ, बुनी थी इन्होंने। और हम लोग एक समय पे अभी भी हम लोग के बीच में ये बात होती है, जब हम सोचते हैं कि किस चीज से कहानी कहानी कहाँ रहती है, कैसे बनती है, क्या करती है। आ, वो कहानी तत्व जो है वो क्या चीज है, या उसके कहानी के प्राण कहाँ बसते हैं। और मुझे लगता है कि कई बार ये सारी चीजें बहुत करीब से आप जब किसी व्यक्ति को जानते हैं कि घर के सदस्य होते हैं, तो कई बार आपको दिख भी जाते हैं कि अच्छा ये कहाँ से इस कहानी का स्रोत है। और बड़ा कठिन है, लेकिन ये मैंने देखा बहुत सारी की कहानियों में कि उस स्रोत को जानना या उस चरित्र को जानना या उस घटना के बारे में पहले से पता होना, ये इनकी कहानी को पढ़ते हुए बिल्कुल भी बाधा नहीं बनता है कहीं पे। ये बड़ी अद्भुत बात है जो मुझे इनके साथ लगी है। और ये कैसे वो उस घटना, उस पात्र और उस स्थान काल का एक साधारणीकरण कहानी में होता है कि वो सबको पार करके, उसको ट्रांसेंड करके कहानी अपना ही एक लोक बना पाती है। उसे आप पढ़ते हुए उसमें स्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और ये सब चीजें बहुत बाहर कहीं छूट जाती हैं कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं रह जाता। तो उस समय भी मैं जब फिल्म बनाने का सोच रही थी, तो ये कहानी मेरे दिमाग में नहीं थी ना। ये बात थी कि जोशना जी की कहानी पे बनाना है। इनफैक्ट बहुत सारी कहानियों में अलका जी की कहानी, सारा जी की कहानी, निर्मल जी की कहानी, चेखव की कहानी, ऐसी कई कहानियां मेरे दिमाग में लगभग एक साल तक चलती रही थी कि इन पे मुझे बनाना है। लेकिन जैसा मैंने कहा पहले, एक पटकथा लेखक को जो कथा में परिवर्तन करने होते हैं और उसके लिए जो छूटें ली जा सकती हैं, उनका ख्याल आते ही मैं इन कहानियों पे और अधिक काम नहीं कर पाई उस समय, खासतौर पर क्योंकि एक हम सीख ही रहे थे तब। तो ये भी लगता था कि ये ढंग से हो पाएगा कि नहीं, और किस तरह से ये किया जाएगा, लेखक का क्या इसमें रोल होगा वगैरह। तो ये करते हुए, और फिर हमारी अपनी टीम्स भी होती हैं एफटीआई में, जो कि
वो सब साथ में ही काम करते हैं और उनका साथ में काम करना ज्यादा बड़ा जगह घेरता है, बजाय इसके कि निर्देशक अपनी तरह से उसको समस्याओं को हल करे रचनात्मक तौर पर। तो मैंने इस पर सोचा, तो मुझे ये कहानी अचानक मेरे सामने आई और मुझे लगा कि ये इसमें जो ब्यौरे हैं बहुत ही कुछ भी नहीं है कहानी में, और बहुत ही छोटी सी कोई बात को लेकर है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है सिनेमा के बारे में कि ऐसे ही कुछ नहीं कहती हुई कहानी ही अ, उस रूपांतरण में सफल हो पाती है, जहाँ वाकई में कोई बहुत बड़ी कथा वस्तु या कथानक उस तरह से नहीं है, लेकिन एक पूरा संसार उसमें से तब भी गढ़ा जा सकता है, चाहे वो एक पल को खींचकर बहुत लंबा किया हुआ या एक दिन की बात हो, या एक भीतरी लोक को बाहर देखने की भी हो जो इस कहानी में है। तो इसके लिए इस पे मैंने ये सब सोचते हुए काम शुरू किया था और इसको लिखा था, फिर इनको ये भेजी भी थी पटकथा। और बहुत दिन तक मैं इंतजार भी करती रही थी, इनको कहा था कि आप एक आध सीन आप भी लिखो और आप लिखो इसमें साथ मेरे साथ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और तब तो फोन वगैरह का उतना चलन नहीं था और चिट्ठियों पे ही हम लोग निर्भर करते थे। तो फिर मुझे उनके दो पत्र मिले जो मुझे अभी मिले इनको ये करते हुए, तो मुझे लगा शायद आपको सुनना अच्छा लगेगा। तो एक मैं छोटा सा, दो पत्र हैं, इनको पढ़ूंगी फिर आपको फिल्म दिखाऊंगी। ये सन 2028 फरवरी का पत्र है। यह पूरा दौर अजीब असमंजस में बीता, वरना मैंने तुम्हें शुरू में ही लिख दिया होता। तुमने स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी है कि मुझे कुछ सूझ के ही नहीं दे रहा था, लेकिन शंपा का दबाव था, जो शायद तुम्हारे आग्रह के चलते ही रहा होगा कि मैं एक सीन लिखूं, तभी पत्र लिखूं। अब यह हुआ कि सीन नहीं लिख पाने की झेप के कारण पत्र भी नहीं लिखा। इसी झेप के सिलसिले में मैं इतनी देर तक चुप ही रह गई, क्या करूं क्या कहूं की उलझन में। शुरुआत और अंत इतने अच्छे हैं कि शुरू की सामान की लंबी लगने वाली फहरिस्त भी सार्थक लगती है। अंत भी तुमने बेहतरीन कर दिया है। बाकी कहानी की डिटेल्स में नीम प्रसाद का चरित्र लाकर भरत के चरित्र को विस्तार दे दिया है, इस अर्थ में जैसे यह उसी का एक्सटेंशन है। ताला संस्कृति में विश्वास न करने की बात और चिट्ठी कहाँ रखते हो जैसे सवाल इसकी गवाही देते हैं। इसे एक चीज समझ में आई कि कहानी लिखने से स्क्रिप्ट लिखना किस कदर अलग काम है, और यह भी कि विनोद कुमार शुक्ल मुझसे बेहतर हैं कि वे स्क्रिप्ट लेखक लेखन में मणिकौल की बड़ी रचनात्मक मदद कर पाए। कुछ ऐसी चीजें जो वे ला पाए जो उपन्यास में वे ला नहीं पाए थे, उस ढांचे में वे उन्हें सूझी नहीं थी, स्क्रिप्ट में उनके भीतर से निकल आई थी। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। शायद मेरा तरीका यूं अलग से सोचने का ठीक नहीं था। अगर मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट का पुनर्लेखन किया होता तो हो सकता है मुझसे कुछ बन जाता। और फिर इन्होंने दोबारा से इसको 2 मार्च को फिर से एक पत्र लिखा। कल वाकई स्क्रिप्ट पढ़ने में बड़ा मजा आया। कहानी पढ़ने से स्क्रिप्ट पढ़ना एक बिल्कुल ही अलग बात है, अलग अनुभव है। स्क्रिप्ट कहानी के ब्यौरों को दृश्य में बदलती है या कभी कभी संवाद में। अब की बार कहा स्क्रिप्ट में कहानी अपने पूरे दमखम के साथ मौजूद है। अब की बार मतलब ये शायद दूसरा ड्राफ्ट होगा। अब की बार स्क्रिप्ट में कहानी अपने पूरे दमखम के साथ मौजूद है। कई संवाद ज्यों के त्यों चले आए हैं। तुमने जो नए दृश्य जोड़े हैं, जैसे 2-3 बार सड़क से आते जाते हुए भीतर बाहर के बीच घटित होने वाली चीजों का, आवाजों का टकराव और उनसे उपजने वाले संयोजन फिल्माने की दृष्टि से भी अच्छे होंगे। कुछ कुछ पोएटिक भी, बड़ा जीवंत है, एकदम वैसा जैसा हो सकता है। कुछ संवाद बड़े प्रभावी हैं, भाषा का सौंदर्य लिए फिर भी सहज। चिट्ठी मेरी थी लेकिन जगह सबकी थी, तो चिट्ठी की जगह नहीं थी। अब के लिखोगी तब तक ढूंढ कर रखूंगा। इस संवाद के कारण चिट्ठी न लिखने की वजह, लिखने का आग्रह और इससे जुड़ी बातों को ठीक ठीक समय और स्थान प्राप्त होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से कुछ ऐसे लिंक्स बनाए हैं जिनसे कहानी और कथा दोनों ठीक से उजागर हो पाते हैं। संवाद तो और भी स्क्रिप्ट में से उद्धृत किए जा सकते हैं। तुझे जरूरत से ज्यादा पता है, बस यह नहीं पता कि दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़ते। तुम कुछ भूलते क्यों नहीं? आंखें बंद करके शीशे के सामने। बहुत बढ़िया। इसी तरह रह रहकर 2-4 ब्यौरे जो पत्र से हैं वे भी बहुत अच्छे हैं। अपना हाथ पोंछने वाला तौलिया मत ढूंढना, इत्यादि।
नीम प्रसाद के साथ संवाद भी एक नई चीज है और बहुत दिलचस्प भी। कल रात फोन पर पहले कहना नहीं चाहती थी, लिखने के लिए बचाना चाहती थी, वो बात कह दी थी, फिर भी लिखने का मन है। कि स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए एक बिल्कुल ही नए किस्म की उम्मीद मन में जागी कि कभी हम लोग मिलकर कुछ लिखें तो वह कुछ दिलचस्प किस्म का लेखन हो सकता है। कहानी मेरी थी, स्क्रिप्ट में आते आते विस्तार पर वह तुम्हारी भी हो गई है, बल्कि अधिक अच्छी हो गई है। उसमें बाहरी जीवन के ब्यौरे आने से ज्यादा जीवंत हुई है और उसे दूसरे आयाम भी मिल गए हैं। शादी वाले एल्बम की बात, पति पत्नी की ड्यूटी की बात, नीम प्रसाद प्रसंग काफी कुछ जोड़ते हैं, कहानी का विस्तार करते हैं। बहरहाल सच में अब पहली बार लग रहा है कि मेरे साथ कोई बहुत अच्छी घटना घट रही है। पहले तो खेल जैसा कुछ लग रहा था, लेकिन अब तो उसने एक ठोस हकीकत की शक्ल धारण कर ली है और मैं खुश हूँ इस स्क्रिप्ट से। कहानी से स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट से फिल्म एक कई हाथों दिमागों से गुजरने वाली प्रक्रिया है। इसमें बदलाव ना हो तो ही अचरज हो सकता है। इस संभावना से भी खुशी हूँ कि हम लोग मिलकर कभी कुछ लिख सकते हैं। आगे दूसरी चीजों पर बात है तो अ, से मुझे ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस सिलसिले में यही करने के लिए मैंने इसे दोबारा पढ़ा तो मुझे ये बात लगी जो शायद इतने समय फिर हम भूल जाते हैं जब इस तरह की बात आती है कि ये जो उनके मन में जो ख्याल आया ये बड़ा ही अद्भुत बात है, क्योंकि कहानी में उसके जो विस्तार और फैलाव को जगह दे पाना, उसमें ये बदलाव को आने देना, ये सब बड़ा ही कठिन होता है। एक लेखक के लिए होता होगा, मुझे लगता है। जब मैं भी सोचती हूँ अपनी कहानी पे, अगर मेरी कहानी पे कोई कुछ बनाए तो भी मुझे लगता है कि तो बड़ा ही कठिन है उसमें आपका जो अथॉरियल जो सेंस है उसको छोड़ पाना और कुछ नई चीजों को आने देना और उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में देख पाना। तो न केवल वो इसके लिए खुली थी, लेकिन उसमें उनकी प्रशंसा भी थी और उन्हें लग रहा था कि ये उससे बेटर हो रही है और ये मजा आ रहा था, मतलब उन्हें इस चीज को, ये बड़ा ही अद्भुत एक अनुभव था जो मुझे लगता है कि एक सहज जो संवाद पॉसिबल हो पाया, ये एक अलग तरह से दो तरह के, दो व्यक्तित्वों के और दो पीढ़ियों के बीच ऐसा हो पाए, तो ये बड़ी कमाल की बात है जो शायद हो पाया। और उसके कारण एक स्वतंत्र भाव से उस फिल्म पर मैं काम कर पाई, जो कि मेरे मेरे लिए भी अपना एक कठिन मौका था। बहुत सारे लोगों के साथ काम करना, फिर उस टीम का कई बार उसके बरक्स बहुत कच्चा होना जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप कल्पना में तो काफी कुछ सोच लेते हैं कि ऐसा सीन होगा, ऐसा बनाएंगे, लेकिन वो कई बार आपकी स्किल उस लेवल पर नहीं होती कि उसको संभव बनाया जा सके। तो ये हमने इसमें कोशिश की, बहुत पुरानी फिल्म है तो इसमें अगर कुछ क्वालिटी में भी खराबी होगी तो उसको आप लोग नजरअंदाज कर पाएंगे। तो शायद इस वो थोड़ा सा देख पाएंगे उस दृष्टिकोण से, जो बहुत पुरानी फिल्म को देखने के लिए शायद चाहिए भी। तो ये 20 मिनट की फिल्म है, इसको आप लोग देखें। और शायद एक तरह से ये पहले चिट्ठी को पढ़ना, कहानी को पढ़ना उस फिल्म को प्रभावित कर सकता है, बट क्योंकि ये हम सत्र ही इसलिए कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया में होता क्या है एक्चुअली, सचना प्रक्रिया में और इस रूपांतरण में, तो अ, शायद उतना ना अखरे, क्योंकि हम देखना यही चाहते हैं कि क्या होता है और ये संवाद कैसे पॉसिबल है, और इसके बीच में जो दूरी है वो बहुत ही, जब जब वो हो पाता है ये संवाद, तो बड़ा खूबसूरत कुछ नई चीज पैदा होती है। और यहीं से शायद किसी साहित्य और सिनेमा का आपसी संबंध इसी पर निर्भर भी करता है कि क्या वो नया तत्व आने के लिए और पुराने में से कितना रहेगा, उसके लिए दोनों पक्ष कितने खुले हैं, और उसका एक पुनर्जन्म कहानी का सिनेमा में हो सकता है कि नहीं। तो इसे करते हुए बहुत कुछ सीखने मिला। ये मैं जैसी फिल्म बनाना चाहती थी वो उस समय भी मुझे वैसी नहीं लगी थी, और बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में ये बनी है, और ये है कम से कम हमारे पास ये भी एक बात है। तो बहुत शुक्रिया। मैं अब यहाँ से आपसे विदा लूंगी और ये फिल्म आप लोग देखें।